Hello students, I am Indrajit Banerjee, short for IB. I have made video on kinetic theory of gases. I have taken a lot of care and put on a lot of hard work to make this video very interesting and useful for your exams like school exam, mains, NEET, etc. We would be having detailed knowledge regarding the topics, basic assumptions of kinetic theory of gases, then real and ideal gases and their graphs, mean free path, RMS speed, derivation of pressure and interpretation of temperature from kinetic theory of gases, then law of equipartition of energy, and from that you will be deriving CP for monoatomic, diatomic and polyatomic gases, solids and water. Finally, we will be ending the chapter with Maxwell's velocity distribution law. So let's jump into it. शुरू करें. Theory of gases. So let's see what are there in this chapter. ये chapter में main है assumptions. So what are the assumptions of kinetic theory of gases? ये हम लोगों को पहले देखना है. जल्दी से देखेंगे क्योंकि easy है. Point mass है. The gas molecules are point mass. एक मॉलिक्यूल का साइज इतना छोटा है 2 एंगस्ट्रॉम का आसपास कि टोटल गैस मॉलिक्यूल से एक साथ भी कर दें तो कंटेनर का वॉल्यूम कुछ कम नहीं हो जाएगा. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट क्या है? दे डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर. अगर एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन होगा तो देयर विल बी फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा फिर. दैट्स व्हाई दे डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, नीदर दे अट्रैक्ट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ. अब इसमें ये कार्टून है जहां पे सेंट्रल मॉलिक्यूल को चारों तरफ से मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट कर रहा है बट सेंट्रल मॉलिक्यूल बोल रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड. हो गया ये. नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स सो दैट टोटल मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. ये हो गया पॉइंट, याद रखना इसको. नेक्स्ट होता है मीन फ्री पाथ. जब कोलिशन होता है बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स तब होता क्या है कि द पाथ दे ट्रैवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशंस, उस पाथ को हम लोग बोलते हैं फ्री पाथ. क्या पाथ? फ्री पाथ. फ्री पाथ्स अलग अलग होंगे. कभी जल्दी से टक्कर हो जाएगा, कभी कोलिशन थोड़ा देरी से होगा. इट विल ट्रैवल अ लॉन्गर पाथ. तो सारे फ्री पाथ्स का एवरेज मीन वैल्यू को बोलेंगे मीन फ्री पाथ. ये पॉइंट क्लियर हुआ. नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का होगा डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट और यूनिफॉर्म ऑल थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द गैस. क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स अगर मूव कर जाएंगे तो दूसरा मॉलिक्यूल्स उतने ही वहां पे आके फिल अप कर देंगे सो दैट द एवरेज डेंसिटी ऑफ द गैस रिमेन्स यूनिफॉर्म. और क्या मान के चलेंगे? मोशन ऑफ द कंटेनर. अगर कोई कंटेनर को शेक कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उसका अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स है उसका काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा. ये आदमी क्या कर रहा है कि कंटेनर लेके भाग रहा है कहीं पे, तो द गैस मॉलिक्यूल्स इनसाइड दैट कंटेनर विल हैव नो इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ दैट पर्सन. क्लियर हो गया. अब हम लोग चलते हैं मेन रोड मैप. PV इक्वल्स टू nRT, जो आइडियल गैस इक्वेशन भी बोला जाता है क्योंकि आइडियल गैस इस इक्वेशन को फॉलो करेगा ही. अब हम लोगों का क्वेश्चन है कि आइडियल गैस जो है क्या रियल गैसेस सारे आइडियल गैस जैसे बिहेव करेगा, और अगर नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, और अगर करेगा तो कब करेगा. तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं. नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि आइडियल गैस है क्या, होता क्या है. तो आइडियल गैस का डेफिनेशन ऐसा है, द गैस व्हिच ओबेज PV इक्वल्स टू nRT फॉर्मूला फॉर ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स, उसको हम लोग बोलेंगे आइडियल गैस या तो परफेक्ट गैस भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट चलते हैं कि अगर आइडियल गैस और रियल गैस सेम नहीं है तो रियल गैस क्यों नहीं आइडियल गैस जैसा बिहेव करते हैं. तो उसके लिए दो assumptions जिम्मेदार है जो कि हर समय आइडियल गैस का जो इक्वेशन है उसको मान के नहीं चलेगा. दो assumption के लिए. क्यों? क्या हम लोग गलत assumption ले लिए? नहीं, गलत नहीं है. वो एक आइडियल स्टैंडर्ड है. अब अगर वो स्टैंडर्ड को रियल गैस फॉलो करेगा तो वो आइडियल गैस जैसा बिहेव करेगा. तो कब फॉलो करेगा और क्यों फॉलो नहीं करता है थोड़ा सा देख लेते हैं. क्यों फॉलो नहीं करता है? बिकॉज ऑफ दीज टू assumptions मेनली. फर्स्ट assumption क्या है? ये हम लोग लिए थे कि भाई गैस मॉलिक्यूल्स बहुत छोटा है. दूसरा assumption क्या लिए थे कि भाई वो दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करता है. तो ये दोनों हर समय अप्लाइड नहीं होता है. तो ये दोनों अप्लाइड कब होगा? When does a real gas behave like an ideal gas? तो उसका आंसर है ये. देख रहे हो, बुखार आ गया गैस का, मतलब हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर में ऐसा होगा. क्यों होगा थोड़ा सा देख लेते हैं. चलो कंटेनर लेके आते हैं. ये कंटेनर चलते हैं, कुछ गैस मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं.
अब गैस मॉलिक्यूल्स जो लेंगे हम लोग, वो गैस मॉलिक्यूल्स को चलो हीट करते हैं। ये देखो ये मूव करना शुरू किया, मूव करते करते देख रहे हो कितना हाई स्पीड हो गया, दैट इज काइनेटिक एनर्जी कितना हाई है। भैया स्टॉप कर जाओ। हाँ, तो इसमें क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा डेविएशन हो रहा है। तो यहां पे अगर हम लोग सोचेंगे कि ये गैस मॉलिक्यूल्स हाई टेम्परेचर में बहुत फास्ट मूव कर रहा था। फास्ट मूव करने का मतलब है कि दे कैन नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, एंड लो प्रेशर मतलब वॉल्यूम ज्यादा, उसमें एक दूसरे से गैप ज्यादा, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का मौका कम हो जा रहा है। दैट्स व्हाई एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर गैस मॉलिक्यूल्स नियरली रियल गैस जैसा बिहेव करता है। फिर भी बाकी टेम्परेचर्स में थोड़ा डेविएशन होता है। कितना होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा ग्राफ से हम लोग देख लेते हैं। तो ग्राफ में क्या है, एक ग्राफ दिखा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैसेस, उसका ग्राफ। कौन सा ग्राफ, ये ग्राफ देखो। ये ग्राफ में फर्स्ट नोटिस करो, जैसे ऐसे बोलता हूं, एक फ्लैट ग्राफ दिख रहा है वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस का पैरेलल ग्राफ दिख रहा है और उसका ऊपर लिखा हुआ आइडियल गैस बोल के। अब देखो इसका एक्स एक्सिस को क्या ड्रॉ किया हुआ, प्रेशर। वाई एक्सिस को देखो, वाई एक्सिस में क्या ड्रॉ किया हुआ, पीवी बाई म्यू टी। इसका क्या मतलब हुआ, पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी और एन आर टी, तो पीवी बाई म्यू टी क्या बन जाएगा, आर। आर का वैल्यू कितना, 8.31। तो सिंपल है, जो आइडियल गैस है, जो ये फॉर्मूला को मानता है, उसका पीवी बाई म्यू टी शुड बी इक्वल टू आर ऑलवेज फॉर एनी प्रेशर वैल्यू। सो अगर एक्स एक्सिस में प्रेशर बढ़ता जाता है तो भी इसका पीवी बाई म्यू टी कांस्टेंट रहेगा। दैट मींस इट्स ग्राफ वुड बी अ फ्लैट स्ट्रेट लाइन एज शोन इन ग्राफ। बाकी सेकंड पॉइंट, टेम्परेचर जितना कम होगा उतना it will deviate away from the behavior of an ideal gas। तो देखो टेम्परेचर सबसे दूर कौन सा ग्राफ भाग गया आइडियल गैस से, T3 टेम्परेचर वाला। थोड़ा सा आइडियल गैस का क्लोज कौन हुआ, T2 टेम्परेचर वाला, और क्लोज T1 टेम्परेचर वाला। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं, जो रिलेशन यहाँ पे दिखाया हुआ है, कि T1 सबसे टेम्परेचर ज्यादा वाला गैस है, T2 उससे थोड़ा ठंडा है, T3 और ठंडा है। क्यों, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ एन आइडियल गैस व्हिच शुड बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दैट्स इट। अब हम लोग करेंगे मीन फ्री पाथ। बहुत ही सिंपल सा है। मीन फ्री पाथ में क्या होता है, लेट अस एज्यूम देयर आर सम गैस मॉलिक्यूल्स, और वो गैस मॉलिक्यूल्स में ये एक गैस मॉलिक्यूल आ गया, कौन, नंबर 1। ये गैस मॉलिक्यूल सबका साथ कोलाइड करेगा। ये जो कोलाइड करते करते जा रहा है, देखो ये एक एक का रास्ता अलग अलग आ रहा है। तो कितना कितना आ रहा है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, ऐसा ऐसा वैल्यू आ रहा है अलग अलग। तो ये सब का जो एवरेज हुआ उसको हम लोग बोलेंगे मीन फ्री पाथ। लैम्डा सबको ऐड करके 4 से डिवाइड कर दिया। ऐसा अगर n नंबर्स होगा n से डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे मेन फॉर्मूला क्या है, मेन फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल्स टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर n। एक एक चीज का माने बता दे रहा हूं। यहाँ पे एक डेरिवेशन भी है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू गो थ्रू दैट, पर ये फॉर्मूला उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे एक दो सम जरूर प्रैक्टिस करके ना, एनसीईआरटी में भी इसके ऊपर बेस करके सम दिया हुआ है। इफ यू वांट यू मे गो थ्रू दैट। एक एक चीज का माने बता दे रहा हूं। 1/√2 एक फैक्टर है, क्यों आता है बता दे रहा हूं। पाई डी स्क्वायर, डी यहाँ पे क्या है, एक एक जो ब्लू कलर का गैस मॉलिक्यूल दिख रहा है उसका डायमीटर है डी, और n क्या है, स्मॉल n, वो है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये है फॉर्मूला का मान है। d क्या है, डायमीटर, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये √2 क्यों आता है, इसका बारे में एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। क्या, गैस मॉलिक्यूल्स का ये जो फॉर्मूला का डेरिवेशन हुआ, इसमें हम लोग इमेजिन किए हैं, एज्यूम किए हैं कि एक गैस मॉलिक्यूल जब मूव कर रहा है तब दूसरा गैस मॉलिक्यूल्स उसका रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, दे आर नॉट मूविंग। ये प्रैक्टिकली होता नहीं है, उसके लिए ये फैक्टर एक्स्ट्रा आता है, कितना, 1/√2। फॉर्मूला याद रखो। हम लोग देखेंगे अब आरएमएस स्पीड। आरएमएस स्पीड में पहले ये जो मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स है, देख रहे हो मॉलिक्यूल्स का स्पीड डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू लेके हो रहा है। तो इसमें से सपोज एक गैस मॉलिक्यूल का स्पीड इधर है और उसका स्पीड है v1, दूसरा गैस मॉलिक्यूल का स्पीड मान लो मे बी इन सम डिफरेंट डायरेक्शन इधर है, इसका स्पीड है v2, तीसरा गैस मॉलिक्यूल का स्पीड मे बी इन दिस डायरेक्शन, ये v3 है। तो RMS का यहाँ पे देखो, फर्स्ट टर्म है s, s का माने है स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सब स्पीड को स्क्वायर बना देते हैं, v1 स्क्वायर, v2 का स्क्वायर और v3 का स्क्वायर बना दिए। नेक्स्ट टर्म क्या है, मीन,
M stands for mean. मीन मतलब ये सबका एवरेज निकालते हैं। तीन क्वांटिटी का एवरेज कितना होगा, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड। उसका बाद देखो टर्म क्या है, आर, आर फॉर रूट, तो ये लेके हुआ रूट मीन स्क्वायर। रूट मतलब इसका रूट ओवर कर देंगे, दैट मीन्स दिस थिंग। तो इसको हम लोग बोलेंगे भी आर एम एस स्पीड। ऐसा अगर n मॉलिक्यूल्स हुआ तो ऐसा n बार स्क्वायर करके ऐड करके n से डिवाइड कर देंगे, दैट वुड बी आरएमएस स्पीड। आइडिया क्लियर हुआ? आरएमएस स्पीड, आरएमएस स्पीड का वैल्यू हम लोग प्रूव कर सकते हैं। कितना होता है याद रखना, ये वैल्यू आरएमएस स्पीड का वैल्यू होता है √3, ये वैल्यू याद रखना, आर टी बाय मॉलिक्यूलर मास m। m क्या हुआ फिर से, मॉलिक्यूलर मास। अब हम लोग करेंगे डेरिवेशन ऑफ प्रेशर, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। पहले क्या करेंगे, थोड़ा फॉर्मूला जान लेते हैं। मान लो ये कंटेनर है, ये कंटेनर का अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है, इसके ऊपर कितना प्रेशर आएगा, उसका फॉर्मूला क्या है, वो है P इक्वल्स टू 1/3 रो सी स्क्वायर। ये जो रो है वो है उसका डेंसिटी, और सी स्क्वायर यहाँ पे मैं लिखा हूं भी आरएमएस स्क्वायर, आरएमएस स्पीड का होल स्क्वायर। इतना प्रेशर गैस मॉलिक्यूल्स देगा। P इक्वल्स टू रो भी आरएमएस स्क्वायर, और फैक्टर कितना आएगा 1/3, 1/3 रो भी आरएमएस स्क्वायर। ठीक है, चलो चलते हैं डेरिवेशन। Now let us imagine a container with some molecules, each of mass m, and there are total n molecules altogether. So the total mass of the gas is given by m dash, which is equal to mass of each molecule m into total number of gas molecules n. So m dash equals to m into n. Let us now understand that first molecule is moving with a velocity v1, second molecule with v2, third with v3. Likewise, the nth molecule is moving with a velocity vn. Now let us consider that this molecule in blue is moving with v1, being the first molecule. So vector v1 can be represented as v1 along x-axis I hat plus v1 along y-axis j hat, and v1 along z-axis k hat. We know the vector magnitude root over a square b square c square, that means v1 x square v1 y square plus v1 z square. This is the magnitude of the velocity, that is speed we can say. Okay, now let us say another thing. This is a cubical portion of a gas container, each side being L. So area of this shaded part, that is this blue part, is L square, as both of the sides are L. Let me write it over here, L square. Okay, so area of each wall is L square. Remember this, we will come to this. Now V1 is having V1x along x-axis direction. It goes, collides with the wall and comes back with some velocity 1x, V1x, but in negative direction, minus V1x. I am not writing that. Now, total force equals to change in momentum divided by time. So change in momentum is 2m into V1x time 1 second into number of collisions. That means force equals to change in momentum by time into the number of times it collides within that time. Number of collisions in 1 second. I have taken 1 second of time. Now let us understand this. The molecule goes L distance, collides with the other wall, blue in color, and then comes back. So this total journey takes a time of 2 into L by V1x, x-axis component of the velocity. Why? Because it goes L and then comes back L. So total is 2L. So in this much time, one collision takes place. Therefore, in 1 second of time, 1 by this much second time, collisions will take place. That means in 1 second time, total number of collisions is equal to 1 by 2L by V1x, equals to V1x divided by 2L. So this is the number of collisions in 1 second. So we can find the force acting during 1 second of time.
how much? Change in momentum was 2m v1x time 1 second, and the number of collisions being v1x divided by 2l. Okay, now this v1x gets v1x square m divided by l, 2 gets cancelled. Therefore, pressure acting on the wall in blue color, force by area, let me put the values. Area is L square, remember this, area was L square. So L square and L become L cube, so it becomes m v1x square divided by L cube. So this is the pressure. Now this pressure is along x-axis direction. Now the gas molecules will exert a pressure along y-axis direction, which would be given by m v1y square by L cube, and pressure along z-axis m v1z square by L cube. You can understand it from here. This is the pressure the gas molecules give due to collisions along x-axis, y-axis, like this, and z-axis. We cannot draw z-axis here. Anyway, so average pressure given by the gas molecules in all the directions would be given by this thing. If we proceed forward, it will give us 1/3. Then if we add these values written above, it will give us m by L cube, va1x square, v1y square, and v1z square. M by L cube taken common. Now this equals to v1 square. So P average becomes equals to this much. Now v1 square, you understood this? Check it here. Remember, we got the vector average. Root over a square plus b square plus c square. Squaring both sides, we get v square or v1 square to be this. Now, for n molecules, the total pressure would be how much? Well, we will add the pressures exerted by each molecule then, like P average of the first molecule, P average for the second molecule, P average for the third molecule, and so on, and it would be P average for the nth molecule. The total summation or combination would be given by, see, 1/3 m by L cube can be taken common. So what can be added up separately is v1 square, v2 square, v3 square, dot dot dot, vn square. So if we take these common, it will become 1/3 m by L cube v RMS square into n. Now how does this v RMS square into n come from? Remember the formula we just studied. V RMS is given by root over of, root means square, v1 square, v2 square, v3 square, dot dot dot, vn square. I mean squaring all the molecule velocities, dividing them by n, and then square root. So if you square both sides and multiply it by n, so on the other side only remains v1 square plus v2 square plus v3 square, dot dot dot, vn square. So I have replaced these square values as a single value, v RMS square into n here, this thing. Okay, so this finally becomes 1/3 mn v RMS square divided by L cube. Now 1/3, this mn is total mass of the gas m dash, you remember, divided by m cube v RMS square, equals to 1/3. Now total mass by total volume is density, this thing is rho, so v RMS square. Now, m dash equals to total mass. We did it earlier, total mass, which is equal to m into n. Okay, so that is the density. See it here, m dash equals to m into n, total mass of the gas by volume, that means density. So this is total average pressure exerted by n molecules, P average 1/3 rho v RMS square. टेम्परेचर इंटरप्रिटेशन के लिए लेट अस टेक 1 मोल ऑफ गैस. कैलकुलेशन थोड़ा छोटा होगा, ठीक, स्टार्ट करते हैं. लेट अस टेक 1 मोल ऑफ अ गैस, 1 मोल. व्हाट वुड बी इट्स मास? इट्स मास वुड बी कैपिटल M, मॉलिक्यूलर मास. अच्छा, एक एक गैस मॉलिक्यूल का मास अगर स्मॉल m करके है और ऐसा एवोगाड्रो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स रहता है एक मोल गैस में, ये क्लियर आइडिया. दूसरा आइडिया क्या है, R को अगर हम लोग एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ये दो आइडियाज लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं.
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का मेन फॉर्मूला से क्या था? P equals to 1/3 rho VRMS का स्क्वायर. We had proved it. Now from this P का बदले में P लिखेंगे, 1/3 rho का बदले में लिखेंगे डेंसिटी, मास, that is this mass divided by its volume, let us call it V, into VRMS square. From this P भी आ गया, इधर 1/3 M VRMS स्क्वायर रहा. फ्रॉम दिस 1 मोल गैस लिए थे, उसके लिए PV इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं? RT इक्वल्स टू 1/3 ठीक है, M भी ठीक है, VRMS स्क्वायर भी ठीक है, सब कुछ ठीक है. फिर भी चेंज करेंगे. कैसे? We would divide both sides by Avogadro number. Avogadro number यहां पे दिख रहा है R/Na और यहां पे दिख रहा है M/Na. ये दोनों का क्या माने हुआ? R/Na becomes Boltzmann constant into T equals to 1/3. M/Na means mass of each molecule. ये क्लियर हुआ? तब तो अगला लाइन बहुत ही इजी है. कैसे? हम लोग इसको अगर into 3/2 कर देंगे और इसको भी 3/2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये 3 कैंसिल हो जाएगा and we will get easily this into 3/2, that is 3/2 kb into T equals to exactly half M VRMS square. अरे ये तो बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है किसका? काइनेटिक एनर्जी का. सो कैन वी राइट दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी KE average of a single gas molecule. Why? Because the mass is that of a single gas molecule. So average kinetic energy of a single gas molecule, याद कर लो इसको, of a single gas molecule is equal to 3/2 into kb into T. अगर हम लोग 3/2 और kb दोनों ही कांस्टेंट्स हैं, इसको हटा दें तो we get it is directly proportional to T. This is the main interpretation of temperature from kinetic theory of gases. Let me explain this. इसमें अगर 2 लाइन से लिखना है एग्जाम में तो ये लिख देंगे कि kinetic theory of gases से average kinetic energy of each molecule कितना मिलता है? That is proportional to absolute temperature of the gas. ये neither depends on pressure nor depends on volume, neither the nature of the gas. कौन सा गैस है ये तीनों का ऊपर डिपेंड नहीं करता है. That's the temperature interpretation of from kinetic theory of gases. That's it. Law of equipartition of energy. Energy actually gets distributed into all the different modes. What are the different modes? We will learn. Right now, सिर्फ इतना याद रखो कि वो एक एनर्जी मोड में कितना करके एनर्जी स्टोर करेगा? हाफ kb into T. kb means Boltzmann constant. मजाक से हाफ कवर्ड डी, that means kb into T. हाफ kb into T एनर्जी हर एक मोड में स्टोर होगा. अब मोड कैसे कैसे हैं? Let us see that. Modes can be translation, modes can be rotation and it can be vibration. So ये तीनों में से ये देखो एक एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है x, y और z एंड वहां पे दिखाया गया है कि मॉलिक्यूल्स कैसे रोटेट कर सकता है और मॉलिक्यूल्स तो मूव भी कर सकता है ऐसे. तो हर एक एक्सिस के लिए अगर हाफ कवर्ड टी मीन्स हाफ kb into T एनर्जी स्टोर हो सकता है तो ट्रांसलेशन में कितना स्टोर हो सकता है? 3 टाइम्स ऑफ दैट, क्योंकि ट्रांसलेशन में टेक प्लेस अलोंग 3 एक्सेस x, y, z. सिमिलरली रोटेशन के लिए कितना एनर्जी स्टोर हो सकता है? 3 टाइम्स ऑफ हाफ kbt बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन अबाउट 3 एक्सेस. और ये जो है वाइब्रेशन, इसमें क्या होता है? इमेजिन दैट द गैस मॉलिक्यूल्स आर लाइक connected by means of a spring. So if the gas molecules can come closer or away due to vibration, 2 types of energies are related here, that is kinetic energy, they may have speeds, and potential energy, they change their positions, distance. So due to these two, both equal to half
kBt and half kBt, the total vibrational energy for each axis vibration would be 2 into half kBt. That means kBt. क्लियर हुआ? नहीं तो इसको फिर से सुनो वीडियो को. लेट अस मूव. हम लोग लेकिन आगे बढ़ते हैं इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ये एक टॉपिक है जो कि थोड़ा सा हम लोग को सीखना है. क्यों? थर्मोडायनामिक्स भी है ना. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम लोग फर्स्ट सीखेंगे मोनोएटॉमिक गैसेस का कितना हो सकता है. एक चीज पहले बोल दूं, मोनोएटॉमिक गैस पॉइंट मास याद है, एज्यूम किए थे. पॉइंट मास जो है वो पॉइंट मास इतना छोटा है कि उसको घुमाओ तो इट डजंट मेक एनी सेंस इफ इट रोटेट्स, क्योंकि उसका साइज ही नियरली जीरो है. दैट्स व्हाई पॉइंट मास का मास के लिए मोनोएटॉमिक गैस में ये देखो कितना कुछ आ गया. कुछ नहीं है. हर एनर्जी मोड के लिए हाफ केवीटी, 3 एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये मूव कर सकता है. लाइक अ पॉइंट में मूव. स्क्रीन में सोच लो ना, आगे पीछे जा सकता है, ऊपर नीचे आ सकता है, जेड एक्सिस पे मूव कर सकता है. बस उसको घूमने से दैट क्रिएट्स नो सेंस कि एक पॉइंट घूम गया 30 डिग्री. कोई माने नहीं है इसका. दैट्स व्हाई इसका सिर्फ 3 into हाफ कवटी होगा. तो ये हुआ एक एक गैस मॉलिक्यूल के लिए. अगर एक मोल गैस का बात करें तो उसमें तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, तो उसके लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे एनर्जी को. तो इनटू n वो करके देखो क्या आ रहा है. kb इंटू n मिल के क्या बन जाता है? r. सो द होल अमाउंट इक्वल्स टू हाफ कबड्डी बन जाता है. आई मीन kb इंटू t बन जाता है rt इंटू 3. सो 3/2 rt. अब वहां से देखो हम लोग cv निकाला कैसे? du by dt पहले किया थर्मोडायनामिक्स में, इक्वल्स टू टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से ये 3/2 r आ जाता है. cp जो कि cv से उम्र में r बड़ा है, दैट मीन्स cv से r ज्यादा है, तो cp बिकम्स 5/2 r. याद रखना 3/2 r 5/2 r मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए. डायटोमिक गैसेस में ये देखो रोटेशन पहले देख लेते हैं. 2 एक्सिस हो गया, दोनों एक्सिस के लिए रोटेट किया. ये जो रोटेशन दिख रहा है ये तो बेकार है. दैट मीन्स ये देखो इसका जो टोटल एनर्जी कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, इसका 3 into हाफ कवटी हुआ किस लिए? दैट मीन्स हाफ केवीटी किस लिए हुआ? ट्रांसलेशनल मोशन. भाई ये तो तीनों एक्सिस में आगे पीछे ऊपर नीचे जा सकता है, सामने पीछे. ट्रांसलेशनल मोशन के लिए 3 और रोटेशनल मोशन के लिए 2 हो गया. क्यों? एक मोशन माइनस हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अपना एक्सिस का रेस्पेक्ट में जब घूम रहा है वी विल नॉट काउंट दैट बिकॉज द गैस मॉलिक्यूल्स आर पॉइंट मासेस. 2 हुआ रोटेशनल, 3 लीनियर, टोटल मिला के 5 इंटू हाफ कवटी. दैट मीन्स 5 इंटू हाफ केबीटी. ये हो गया इसका. तो 5 इंटू हाफ केबीटी अगर होगा, बाकी का प्रोसेस तो समझ रहा हूं, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. देखने में बड़ा है, कुछ है नहीं इसमें. क्या 5 इंटू हाफ कवटी एक मॉलिक्यूल के लिए, एक मोल के लिए कितना होगा? एक मोल के लिए तो हो जाएगा इंटू n, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. n इंटू केबी मिलकर क्या बन जाएगा? दोनों मिलकर बन जाएगा r. और देखो टोटल कितना हो गया 5/2 RT. CV निकालने के लिए उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो बन जाएगा 5/2 R. और CP कितना है? उससे R बड़ा है. 5/2 R प्लस R करेंगे तो बन जाएगा 7/2 R. सो याद रखना डायटोमिक गैस के लिए CV 5/2 R, CP 7/2 R. पॉलीएटॉमिक गैसेस में क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा है. देखो ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 3, तो ये दोनों के लिए 3 इंटू हाफ केवीटी, 3 इंटू हाफ केवीटी वाला आ जाएगा. वाइब्रेशनल कुछ आ जाएगा F, क्योंकि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन इज क्वाइट पॉसिबल. तो उसके लिए हम लोगों का टोटल एनर्जी कैसे हो जाएगा? देखो ये चौड़ा, लंबा ज्यादा नहीं है, चौड़ा है बहुत. कैसे? देखो 3 हाफ कवटी, 3 हाफ कवटी और F केबीटी. 3 केबी इंटू टी पहला वाला क्लियर है, दूसरा वाला क्लियर है. रोटेशन के लिए 3. थर्ड पार्ट जो है इसका, थर्ड पार्ट में देखो इसका F, दैट मीन्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्योंकि मालूम नहीं है कि वाइब्रेशन कौन सा एक्सिस का रेस्पेक्ट में हो रहा है. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, न कि तीनों एक साथ, न कि 2. उसलिए हम लोग उसको F ले लिए. अब वो F जितना होगा उस हिसाब से होगा उसका टोटल एनर्जी. तो चलो F का टर्म्स में डिराइव कर लेते हैं, जो हम लोगों का सिलेबस में है. तो F का टर्म्स में इसको अगर डिराइव करें तो देखो ये टोटल मिला के 3 हाफ कवटी मिल के 6 बन गया. 6 इंटू हाफ मीन्स 3. सो 3 केबी इंटू टी प्लस F केबी इंटू टी. अब एक मोल के लिए n से मल्टीप्लाई किया हुआ देखो सेकंड लाइन में, तो n से मल्टीप्लाई करके सेकंड लाइन में हम लोगों को क्या मिल रहा है? 3 RT मिल गया और उधर F इंटू RT मिल गया.
ये हो गया टोटल एनर्जी। तो अब तो समझ रहे हो कि टोटल एनर्जी से अगर CV निकालना है तो क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। कैसे, du बाई dt। du बाई dt करने से क्या मिलेगा हम लोगों को, सिंपल है, t नहीं रहेगा, 3r प्लस fr, CV मिल गया लास्ट। CP कैसे मिलेगा, CP तो और इजी है, इससे उम्र में r बड़ा है, दैट मीन्स इससे r बढ़ा देंगे तो वो जो 3r था, नोटिस करके देखो वो अब कितना बन गया 4r, बाकी fr रह गया। नाउ गामा इक्वल्स टू CP बाई CV, 4 प्लस f डिवाइड बाई 3 प्लस f। इसको याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसका ऊपर बेस करके हम लोग एक साम भी बना सकते हैं। कौन सा, ये वाला साम है। देखो सिलेंडर है फिक्स कैपेसिटी का, इसमें कुछ गैस रखा हुआ है STP में, अब इसको गर्म करना है 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो ये गैस मॉलिक्यूल का R भी दिया हुआ है, तो इसके लिए कितना हीट चाहिए, साम का आंसर भी दे दिए हैं, यू कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ और आई विल शो यू द सॉल्यूशन। अब इसका बाद देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स में आ जाए तो बहुत ही छोटा है। कैसे, सॉलिड्स का एक प्रॉब्लम है, सॉलिड्स लीनियर मोशन, एंगुलर मोशन संसार समेत नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि उसका जो कोलिग्स है, बाकी का जो मॉलिक्यूल्स है वो भी साइड साइड में है, और हम लोग जानते हैं कि स्ट्रक्चर बहुत ही क्लोज है और रिजिड है। तो इसलिए रिजिडिटी के लिए सॉलिड का क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का लीनियर, एंगुलर ये सब कुछ भी एनर्जी नहीं होगा। तो ट्रांसलेशनल एनर्जी जीरो, रोटेशनल कितना जीरो, हाँ एक हो सकता है उस समय आने से ना, मतलब इफ यू हीट इट तो ये वाइब्रेट जरूर कर सकता है, जस्ट लाइक अ स्प्रिंग। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू दिस पिक्चर। पिक्चर को देखो, स्प्रिंग से कनेक्टेड है ऐसा लग रहा है। तो वाइब्रेशनल मोड के लिए इसका तीनों हो सकता है, और एक एक वाइब्रेशन मोड के लिए हम लोग जानते हैं KP मिला के हाफ कबड्डी मिला के पूरा कबड्डी हो गया था, दैट मीन्स KB इंटू T था। तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए, दैट मीन्स तीनों एक्सिस में अगर ये वाइब्रेशन करेगा तो 3 इंटू KB इंटू T होगा। तो 3 KB T मिला के टोटल कितना होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा लॉजिक देख लो, ये लॉजिक है, बहुत ईजी है, अभी मैं बोल दिया KB इंटू T होगा। तो एनीवे, तो पर मोल के लिए टोटल एनर्जी कितना होगा, सिंपल है, पर मोल के लिए कर लेंगे n से मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर से, तो KBT क्या बन जाएगा RT। अब CV कैसे निकालेंगे, सिंपल है, डिफरेंशिएट करेंगे, T हट जाएगा, 3R मिल गया सॉलिड का स्पेसिफिक हीट। तो ये सॉलिड का स्पेसिफिक हीट अगर है तो एक चीज दिमाग में आ रहा है, एक शॉर्ट क्वेश्चन जैसा आता है, पानी का कितना होगा स्पेसिफिक हीट। पानी सॉलिड मानेंगे हम लोग, ओनली रिमेंबर, ओनली फॉर कैलकुलेटिंग स्पेसिफिक हीट वी विल कंसीडर वाटर टू बी अ सॉलिड बॉडी। हो सकता है आइस है, इसमें कितना होगा, 3 है, 2 हाइड्रोजन का एटम और 1 ऑक्सीजन का, तो 3 सॉलिड स्टेज में है, स्टेट में, और 3 एटम्स है। तो एक एक के लिए हम लोगों को कितना मिला था 3R करके, तो इस बार 3 इंटू 3R करके कितना मिल जाएगा 9R। तो इसमें जो है देखो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, पहले जैसा है, उतना करने का जरूरत नहीं है, एग्जाम के लिए बोल रहा हूं, बाकी सिर्फ वैल्यू याद रखना 9R, दैट्स इट। ये देखो CB निकाला। Now we will be doing Maxwell velocity distribution law. Maxwell velocity distribution में क्या होता है, there are number of gas molecules in a gas container, और उस गैस कंटेनर में हम लोग क्या करेंगे कि molecules का speed मापेंगे। तो you would be finding very less number of molecules moving very slowly, और very less number of molecules would be moving very very fast. कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि एक कॉमन स्पीड लेके मूव कर रहा होगा। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एक कॉमन स्पीड लेके मूव कर रहा होगा, दैट स्पीड इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। देखो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ में हम लोग एक्स एक्सिस में प्लॉट किए हैं स्पीड, और वाई एक्सिस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एग्जैक्टली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है ये, इसको बोला जाता है बोल्ट्जमैन मैक्सवेल कोएफिशिएंट। एनीवे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जैसा ही है। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर एक ग्राफ प्लॉट करें तो देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां पे है जहां पे ग्राफ पीक में चला गया, और उसका करस्पॉन्डिंग जो एक्स एक्सिस में जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड लिखा तो हुआ है ऊपर में, पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एक्चुअली एक्स एक्सिस में जो प्रोजेक्शन है उस पॉइंट को बोलेंगे, उस स्पीड को बोलेंगे। तो वाई एक्सिस में देखो मैं लिख दिया हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि
VMP लेके, मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड लेके, MP माने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड लेके मूव कर रहा है। चलो ये हो गया, ये एक स्टेटमेंट है। याद रखना थोड़ा सा कि एक सर्टेन टेम्परेचर में जो अभी बोले हैं, इट इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ दैट ओनली। अब अगला पॉइंट में आते हैं। देखो अगला पॉइंट क्या है कि वही ग्राफ का अंदर अगर कहीं पे शेड लेंगे तो उस शेड का एरिया होगा जितना गैस मॉलिक्यूल्स, शेड शुरू जहां से हो रहा है वहां पे मान लो स्पीड है v, और शेड जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे स्पीड है थोड़ा सा ज्यादा v प्लस dv। तो ये v से v प्लस dv, इतना रेंज का स्पीड लेके जितना गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है वो होगा उतना नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। नंबर, ये शेड का एरिया, नंबर, ए पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में चलो मैक्सवेल वेलोसिटी का और एक पार्ट देख लेते हैं। सेम ग्राफ प्लॉट करते हैं, और ये ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और आरएमएस स्पीड को प्लॉट करते हैं। यहां पे y एक्सिस वैल्यूज आर नॉट दोज स्पीड्स। फिर से बोल रहा हूं, ये सब परपेंडिकुलर जहां पे x एक्सिस में कट किया है वो है वो स्पीड्स, और y एक्सिस का ये हाइट क्या दिखा रहा है कि कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस स्पीड लेके मूव कर रहा है, वो स्पीड लेके मूव कर रहा है, फॉलो कर रहा है उसको। तो इसमें ये बोल सकते हो कि कौन ग्रेटर है तीनों स्पीड्स में से? यस, गेस राइट है। आरएमएस स्पीड सबसे ज्यादा, क्योंकि देखो कि परपेंडिकुलर सबसे आगे कौन निकल चुका है, आरएमएस स्पीड। एक शॉर्टकट बोलूं, एवरेज कहां पे रहता है? बीच में। तो एवरेज स्पीड देखो बीच में है, और सबसे कम स्पीड का वैल्यू है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो आगे चलते हैं कि तीनों का स्पीड का वैल्यू का रेशियो कितना होगा। तो रेशियो ऐसा होगा कि हम लोग जानते हैं आरएमएस स्पीड वो होता है √3RT/m। ये जानकर रखो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कभी काम आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो अभी चर्चा कर रहे हैं वो होता है √2RT/m, और एवरेज स्पीड होता है √8πRT/m। तो तीनों का RT/m तो कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो कितना आ जाएगा? देखो ये रेशियो आया √3, √8/π का वैल्यू आता है 1.59, और √2 1.41। तो तीनों का वैल्यू का ये रेशियो होगा। Hope this video was very helpful to you. Study smart, be confident, and all the best.